हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम में। चलिए साथियों, आज के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपको बताते हैं कि किन किन प्रश्नों को आज पूछा गया था। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न था द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे साथियों वो थे आपके स्पीयरमैन। कौन थे साथियों? स्पीयरमैन। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो वो है साथियों स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न था कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोविज्ञान ने स्थापित की है। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित की है, उनका नाम था वुड। क्या नाम था साथियों? वुड। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आइए साथियों, आगे प्रश्न में पूछा गया था 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये किया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा। किसके साथ साथियों? अल्फ्रेड बिने द्वारा। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइगोट्स, इनका जो स्थान था वो था आपका साथियों रूस। कौन था साथियों? रूस। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे आपसे पूछा गया था व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका था? तो व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, ये जो कथन था साथियों ये था आपका किसका था? स्टर्न वर्ग का। किसका साथियों? स्टर्न वर्ग का। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आ जाइए आगे साथियों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपसे पूछा गया था विभेदक परीक्षण का उपयोग किस वैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। तो किस विभेदक परीक्षण का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? ये किया था साथियों जे.एम. ओझा ने। किसने साथियों? जे.एम. ओझा ने। तो राइट आंसर आप सभी का डी बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम कहते हैं आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। क्या साथियों? आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। ब्रह्म में आत्मा, तो दोस्तों ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है, यानी कि शुरुआत में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? उस शास्त्र का नाम होता है दर्शन शास्त्र। किसका साथियों? दर्शन शास्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न था, पूछा गया था किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? इनका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आत्मनियंत्रण। क्या साथियों? आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आत्मनियंत्रण हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आत्म प्रबलन। क्या साथियों? आत्म प्रबलन। तो करेक्ट आंसर आपका डी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य यस्याई धब्बे होते हैं। किस परीक्षण में मसीलक्ष्य यस्याई के धब्बे होते हैं उनको हम कहते हैं साथियों क्या? रोसो परीक्षण। क्या साथियों? रोसो परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या था? रोसो परीक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। प्यारे मित्रों आगे आपसे पूछा गया था व्यक्तियों के, ध्यान से नोट करिएगा, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न था। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो
प्रश्न नंबर जो आपका 12 है, इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला 50 से 70 तक। कितने साथियों? 50 से 70 तक। ठीक है, आइए साथियों आगे पूछा गया था पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। ध्यान से सुनना, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ये आपकी हो जाएगी क्रेपलिन। क्या साथियों? क्रेपलिन। आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ये वाला। चलिए आइए मित्रों आगे बहुत पूछा गया था फादर ऑफ मेडिसिन। ध्यान से नोट करिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है प्यारे मित्रों? ये जाना जाता है अरस्तु को। किसको साथियों? अरस्तु को। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों आगे। आगे आपसे पूछा गया सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे? ये आपके मिले थे 10वीं से 12वीं तक। किसके साथियों? 10वीं से 12वीं तक। तो आपका राइट आंसर था डी वाला। चलिए आ जाइए साथियों, मन, ध्यान से नोट करिएगा, मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आशंका। क्या साथियों? आशंका इस प्रश्न का सही आंसर था। चलिए आगे पूछा गया था प्रश्न नंबर 18 में कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था उदाहरण देकर। क्या साथियों? उदाहरण देकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे पूछा गया था अधिगम का शिक्षा में योगदान आपसे पूछा था। तो अधिगम का शिक्षा में ये योगदान होता है मित्रों, वो आपका होता है, एक तो होता है व्यवहार परिवर्तन में, और दूसरा होता है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, तीसरा होता है संयोजन में। तो आपका राइट आंसर था ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण नहीं है, ये पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये था आपका विश्राम। क्या था? विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं है। अगर आप साथियों विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तो आपको थकान होगी? नहीं होगी। निरंतर कार्य करेंगे, थकान होगी। शिक्षण विधियां करेंगे, थकान होगी। अपर्याप्त रोशनी होगी तो थकान होगी। लेकिन विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर प्यारे मित्रों पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन ऑन भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज दोस्तों सेकंड पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को एक बार मित्र सभी छात्र लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आज पहले प्रश्न में पूछा गया था, जो बालक स्कूल के जीवन के माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था पिछड़ा बालक, दूसरा ऑप्शन था मानसिक रूप से मंद बालक, तीसरा ऑप्शन था समयात्मक बालक, चौथा ऑप्शन था मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो जब साथियों जो बालक स्कूल के जीवन में माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा में कार्य करता है, तो उसको हम मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे प्रश्न है। एक शिक्षक यानी कि एक टीचर को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? जब आप साथियों पहली बार स्कूल में जाएंगे तो एक अध्यापक आपके साथ आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में ये प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, नोट करते चलना। चलिए साथियों
हमने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई छात्र इसकी पीडीएफ चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना और इस वीडियो की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? क्योंकि भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। पूछा गया, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है। किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी कि आपकी जो आयु है बच्चे की, बालक की आयु कितनी है? 8 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्ध लब्धि आपसे पूछी गई है, तो उसकी मेरे प्यारे मित्रों कितनी होगी? 150 होगी। तो आपका राइट आंसर ए, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए मित्रों आगे। अब आगे आपसे पूछा गया, प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसत्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेल और मनोरंजन नीति। क्या साथियों? खेल और मनोरंजन नीति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। आगे पूछा गया था, क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था। क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्या साथियों? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा कि एक शोधकर्ता या खोजकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान वो प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। प्रश्न को दोबारा समझेंगे। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? सी वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 है उसको पढ़िएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख विशेषता जो है, मुख्य विशेषता जो है वो है आपकी उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। क्या साथियों? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 पर, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि ये आपके पहला जो था वो था ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक और मनोप्रेरणा। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक का चिन्ह था, तो यहाँ आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर, एक मिनट, चलिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर आएगा मित्रों वो आपका आएगा, नोट करते चलना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा भावात्मक। क्या साथियों? यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो ध्यान से नोट करेंगे कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग संज्ञात्मक होनी चाहिए, मनोप्रेरणा होनी चाहिए और भावात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भावात्मक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए मित्रों आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा, एक तो परंपरागत चिंतन, दूसरा विकेंद्रीय चिंतन, तीसरा हो जाएगा वैज्ञानिक चिंतन। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों विकल्प जो है मेरे मित्रों आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए मित्रों आगे पूछा गया, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो मेरे प्यारे मित्रों होता है 11 वर्ष की आयु में। क्या साथियों? 11 वर्ष की आयु में। आगे आपसे पूछा गया, किसने कहा था, ये कथन किसका था, ये पूछा गया था। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर नोट कर लेना, ये है टॉयलर द्वारा। किसके द्वारा साथियों? टॉयलर। एक मिनट इंतजार करेंगे। टॉयलर मतलब
लर, ठीक है। तो किस ऑप्शन में टॉयलर? ऑप्शन नंबर ए में। प्यारे मित्रों राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए मित्रों आगे, सीखने की खेल विधि उपयोगी, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है किस अवस्था में? मेरे प्यारे मित्रों सीखा किस अवस्था में जाता है ये आप सभी जानते होंगे, ये आपका कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। बाल्य अवस्था। क्या साथियों? बाल्य अवस्था में क्या होता है? सीखने यानी कि खेल की विधि उपयोगी होती है, ठीक है। आइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? चार ऑप्शन थे मेरे मित्रों। पहला ऑप्शन था प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो कभी भी मैं आपको ये बता दूं कि आप पेपर दे रहे हो तो ये प्रश्न या जो आ जाए ये सभी, तो मैक्सिमम प्रश्नों में यही होता है कि ये सभी आपके आंसर क्या होते हैं? सही होते हैं। तो प्रश्न वाली, मत सूची, साक्षात्कार, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, कैसे लगे आपको हमें कमेंट में बताना है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, तो जाकर जुड़ जाना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम का नाम भी गुरुकुल एग्जाम ही है, ठीक है। सभी को थैंक्स ऑफ